हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के आज के सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने फरवरी अपना शुरू कर दिया था, फरवरी का करंट अफेयर्स, और हमने उसमें मेन मेन जो चीज़ें थी, स्पोर्ट वगैरह और इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह, वो सब पढ़ लिए थे। तो आज के हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में शुरू करने जा रहे हैं भाई, नेशनल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम जितने भी हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज उस राज्य का दौरा किया, या प्रेसिडेंट ने इस चीज़ का इनॉग्रेशन किया, या इस स्टेट ने ये पॉलिसी लागू की है। ठीक है, तो इन सब के बारे में, रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, जितने भी देश के अंदर जो जो घट रहा है, उन सबको हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने बजट में प्रपोज किया कि भाई हमको हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलानी है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारी ट्रेन है मेनली किस पे चलती हैं, कोल पे चलती हैं। अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो इलेक्ट्रिक उस पे चलती है। बट कोयले पे, कोल एनर्जी पे, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर ट्रेन चलाने में जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बट जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक तरह की रीन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें जो पॉल्यूशन है बहुत नाम मात्र का होता है या बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो फोकस कर रहे थे रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो जो पुनः जिनको नवीन किया जा सकता है, ऐसी ऊर्जा स्रोत पे, तो हमारे सामने दो तीन सोर्स आते थे। जैसे सोलर एनर्जी आती थी, पवन एनर्जी आती थी, पवन ऊर्जा आती थी, भूतापीय ऊर्जा आती थी। बट ये जो टेक्नोलॉजी हैं बहुत महंगी हैं, इनको बहुत ज़्यादा सस्ता करना जो है पॉसिबल अब रह नहीं गया है। तो तरीका निकला कि भाई फिर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। तो उन्होंने कहा ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पावर जो है उसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन जो है हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, और हालांकि इंडिपेंडेंट नहीं मिलती है ना, पानी के साथ मिलती है H2O, है ना, हाइड्रोजन के दो एटम। तो उनसे हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज ए पावर सोर्स। ठीक है, और ये आइडिया हमें कहाँ से मिला? सन। सन जो हम देखते हैं बर्न होता है, कितनी धूप पड़ रही है आजकल। तो इसका बर्न होने का कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन है वो बर्न होती रहती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पावर जो है उसका जो आइडिया है वो वहाँ से आया। तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाएंगे। तो कब तक चलाएंगे और कौन से रूट पे चलाएंगे, इसका डिक्लेरेशन किया है, तो हम उसको। तो हाल ही में रेल मंत्रालय ने कब से और कहाँ पे, कहाँ पर हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ठीक है, तो कब से चलाई जाएंगी? तो ये इन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि भाई दिसंबर 2023 से 23 से चलाने लगेंगे। और कहाँ पे चलाएंगे? इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले जो हेरिटेज मार्ग हैं वहाँ पे हम लोग ट्रेन चलाएंगे। तो जिनमें से एक रूट को चूज किया गया है, कालका शिमला रेल मार्ग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि गम हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके रेल मंत्रालय ने अभी कालका शिमला रेल मार्ग पर और दिसंबर 2023 से हाइड्रोजन चलित जो है ट्रेन है उसको चलाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, अभी हाल ही में एक देश ने ये डिक्लेयर किया कि भाई हम अपने यहाँ जो बुक फेयर कराते हैं ना, वो बुक फेयर कराएंगे हम इंडिया की थीम पे। यानी कि जो बुक फेयर आयोजित होगा उसमें जो थीम कंट्री होगा वो इंडिया होगा। ठीक
ठीक है, किस ईयर में होगा ये उन्होंने बताया। ठीक है, तो इंडिया को इनवाइट किया है कि भाई आइए हमारे यहाँ पे भी बुक फेयर में शामिल होइए और अपनी जो थीम है वो हमको दीजिए, हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने, ठीक है, किस वर्ष में, ठीक है, भारत को एक थीम कंट्री के रूप में, थीम देश के रूप में आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया है। तो भाई ये देश जो है, ये देश है स्पेन। स्पेन में हर साल जो होता है मैड्रिड पुस्तक मेला, इसमें इनवाइट किया गया है इंडिया को। और कब इनवाइट किया गया है? इनवाइट किया गया है साल 2025 में, वर्ष 2025 में इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में क्या था कि हम जो न्यूक्लियर टर्बाइन्स बनाते हैं, जो न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर है वहाँ पे यूज होती है, तो इनका हम इंपोर्ट करते थे, इनके पार्ट्स का भी इंपोर्ट करते थे। तो अभी हाल ही में हमारी इंडियन कंपनी है, उसने क्लेम किया कि भाई आपको न्यूक्लियर टर्बाइन है उनके जो पार्ट्स है वो बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सप्लाई करेंगे, हम बनाने लगे हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस कंपनी को अभी हाल ही में परमिशन दी गई है कि ठीक है भाई आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना के जो पार्ट हैं वो बनाओ और हमें सप्लाई करो, और आप देश के बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, किस कंपनी को भारत की पहली नाभिकीय टरबाइन बनाने वाली कंपनी घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग को भाई पहली नाभिकीय टरबाइन बनाने के पुर्जे बनाने वाली जो है कंपनी घोषित किया गया है, और इसको कहा गया है कि हाँ भाई आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी आपसे खरीदेगी, इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो भी आपके खरीदेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से आप मित्र देशों में जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्री हैं वहाँ पे इस पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज़ाद इंजीनियरिंग को मिला है ये टैग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक इनॉग्रेट किया। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि जो इंडिया है पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती जा रही है, और बढ़ती पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है, अगर रोटी कपड़ा और मकान के बाद, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी पर्सन आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, फ़ोन में इंटरनेट चलाना है, किस चीज़ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फ़ोन चार्ज ही नहीं होगा तो इंटरनेट कैसे चलेगा? ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करना है,
क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप के लिए चाहिए एनर्जी। बिना कितने भी लैपटॉप ले आओ, कितना भी महंगा लैपटॉप ले आओ, बिना एनर्जी के काम ही नहीं करेगा। कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, ठीक है, उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई फैक्ट्री है, राइस मिल वगैरह, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो है सारी चीज़ों का सोर्स है। अगर हम एनर्जी को लाइफ से हटा दें, ठीक है, पूरी कंट्री से मान लें, पूरी दुनिया से एनर्जी को हटा दिया जाए, तो क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो निकलेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, सिविल वॉर। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा भाई? कि मान लो कि एक शुगर मिल है, वहाँ पे लाइट काट दी गई, उन्होंने कहा भाई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि लाइट नहीं देंगे आपको। ठीक है, आप तो मतलब हमारी बात मानती नहीं है, लाइट आपको नहीं दे रहे हैं। रीज़न क्या होगा? जो शुगर फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, और जब शुगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उसमें काम करने वाले मजदूर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ गई। अब जब बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो क्या करेंगे ये बेरोजगार लोग? लूट मार करेंगे, दंगे करेंगे, ठीक है, क्राइम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक सिविल वॉर, एनआरकी जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो एनर्जी है, अगर हम उसको हटा दें, तो अगर सरकार के डिफेंस में हटा दें, ठीक है, तो हमारी जो मिसाइल लॉन्च होती है, और हमारे जो कम्युनिकेशन मिसाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, और जो आर्मी के सिग्नलिंग सर्विसेज हैं, वो किस पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारी जो आर्मी है वो भी फेल कर जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट फेल कर जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बिना एनर्जी के कोई गुजारा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बढ़ती पॉपुलेशन की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, इंडिया एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, अब इंडिया एनर्जी वीक, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया जाता है, और क्या किया जाता है कि उनसे आइडियाज़ लिए जाते हैं कि भाई जो नए एनर्जी के सोर्स हैं वो क्या हैं, कैसे उनको डेवलप करें, सोलर एनर्जी को कैसे सस्ता कर सकते हैं, हाँ, जो हाइड्रोजन पावर है उसका यूज कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो इंडिया एनर्जी वीक है, इसका समिट आयोजित किया गया, किस शहर में आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस शहर में, ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो वो शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है बेंगलोर। बेंगलुरु बोला जाता है इसको। ठीक है, और बेंगलोर कहाँ पे है जी? कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, सूरज कुंड मेला के बारे में आपने सबने सुना होगा। सूरज कुंड एक हरियाणा में एक जगह है, फरीदाबाद। ठीक है, हाँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सूरज कुंड, वहाँ पे इस मेले को आयोजित किया जाता है। और पहले क्या था, ये छोटे लेवल पे होता था। अभी क्या होता है, इसका जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल तक है ना। दुनिया भर से लोग अपने हैंडीक्राफ्ट को लेके आते हैं और शो ऑफ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारा जो रेवेन्यू है टूरिज्म के थ्रू इस मेले से जनरेट होता है हरियाणा का। ठीक है, बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाइप रहती है सूरज कुंड मेले की। तो सूरज कुंड मेला है इस बार का। तो ये तो हमें पता है भाई, फरीदाबाद के सूरज कुंड जिले में होता है, तो ये तो नॉर्मल हो गया, हर जगह एक ही जगह होता है। बट ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किसने किया। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि बहुत बड़ा आदमी, ठीक है, बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन इस चीज़ का इनॉग्रेट करता है। तो कभी कौन गए थे उसको इनॉग्रेट करने। ठीक है, हाल ही में आयोजित सूरज कुंड मेले, सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
किसके द्वारा किया गया, ठीक है, कौन है वो पर्सन जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो हम इनका नाम है हमारे प्यारे उपराष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति। हमारे उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब ने क्या किया? जो सूरजकुंड मेला है उसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं हमारे एरियाज में, तो मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलके क्या करती हैं, मिलके नहीं करती एक्चुअली, अलग अलग करती हैं, अपना एक सॉन्ग बनवाती हैं। उस सॉन्ग के थ्रू अपनी जो प्रोग्राम्स होते हैं, अपनी स्कीम्स होती हैं और अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ बताई जाती हैं। ठीक है, आपने सबने सुना होगा, वरना यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, हर पार्टी का एक सॉन्ग मिलेगा हर स्टेट के लिए। ठीक है, कर्नाटका में हो रहा होगा तो कन्नड़ में मिलेगा, यूपी में हो रहा होगा तो हिंदी में मिलेगा, बिहार में हो रहा होगा तो भोजपुरी में मिलेगा। सब पार्टियों का अपना अपना सॉन्ग होता है जिसके थ्रू वो अपना प्रचार प्रसार करती हैं। ठीक है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है, सारी पार्टियां यूज कर रही हैं गानों का, हम भी गाने का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस गाने का यूज क्यों किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? उन्होंने कहा कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना, वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए गाने बनवाती हैं, वैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए इस गाने का यूज करेंगे। तो उस गाने का नाम क्या है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिलीज किया है? ठीक है, चलिए। वोटरों की संख्या बढ़ाने हेतु हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस गाने का निर्माण किया गया है? ठीक, तो इस गाने का नाम है मैं भारत हूं। मैं भारत हूं। आप इस गाने का इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में युवा संगम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। और युवा संगम पोर्टल है क्या? ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन में के थ्रू नहीं जाएंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि युवा संगम होता क्या है। एक मिनट, मार्कर बदल देते हैं। युवा संगम, युवा संगम, ठीक है, अभी इसका पोर्टल लागू किया गया और काफ़ी चर्चा में है। युवा संगम जो है एक इनिशिएटिव है, एक पहल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में शुरू की है। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फील किया कि यार एक कंट्री है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके त्रिपुरा तक, मिजोरम तक, ठीक है, एक है जियोग्राफिकली, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली, बट यहाँ के लोगों के बीच में थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा गैप पाया जाता है। जैसे अगर आप जाओ तो जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को पसंद नहीं करता, ठीक है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को पसंद नहीं करता है। ठीक है, साउथ, अभी आपने सुनी भी होंगी कि कुछ घटनाएं छिटपुट हुई थी कि नॉर्थ इंडियन पे जो है साउथ इंडिया में कुछ वायलेंट अटैक हुए हैं, उनके को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, है ना। रिपोर्टेडली कुछ खबरें सामने आई थी।
सेम नॉर्थ इंडिया में होता है, ठीक है। उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है और उनकी लैंग्वेज के नाम पे उनको चिढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह एक नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के साथ गलत व्यवहार नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, ठीक है। उनका पेन ये रहता है कि मतलब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग मतलब हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो हमें चाइनीज़ क्या क्या बुलाते हैं, ठीक है। और गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन गैप्स को कम करने के लिए, इन दूरियों को कम करने के लिए, इस कड़वाहट को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है क्या, युवा संगम। युवा संगम एक पहल है जिसके थ्रू 20,000 बच्चों को, 20,000 यूथ को कहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। पूरे देश के भ्रमण पे सेक्टराइज किया जाएगा कि भाई 20,000 लोगों में से क्या किया, 10,000 लोग, 10,000 लोग नॉर्थ इंडिया से चुन लिए, है ना, उत्तर भारत से, और 5,000 लोग साउथ इंडिया से चुन लिए, दक्षिण भारत से। इसके साथ ही 5,000 लोग चुन लिए उत्तर पूर्व से, ठीक है। इनका सिलेक्शन करके इन्हें एक दूसरे के एरिया में भेजा जाएगा। लाइक उत्तर पूर्व के बच्चों को भेज दिया नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उत्तर भारत के लोगों को भेज दिया उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत में, उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण उत्तर पूर्व में। इस तरह इनको सफल किया जाएगा। और इसका मोटिव ये है कि भाई ये लोग वहाँ रहें और जानें एक दूसरे के कल्चर को। उत्तर भारत का पर्सन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को जानेगा, वो वहाँ का कल्चर जानेगा कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में लोग सांप नहीं खाते हैं जैसे कि र्यूमर फैलाई गई है, ठीक है। यहाँ भी एक प्रॉपर जीवन शैली है ना, हमारे ही जैसी, हमसे कुछ हट के, ठीक है। कल्चर वहाँ का रिच कल्चर है, उसको जाने। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग साउथ इंडिया जाएंगे, ठीक है। वहाँ मंदिरों को देखेंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हेरिटेज देखेंगे। और इससे क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, दोनों के अंदर एक दूसरे को स्वीकार करने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी, ठीक है। तो युवा संगम पोर्टल का ये एकमात्र मिशन है, ठीक है। तो ये क्या है युवा संगम पोर्टल, इसको लिख लेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल है, ठीक है। किस लिए ये पहल की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए, ठीक है। क्या किया जाएगा इसके तहत, 20,000, ठीक है, युवाओं को भारत भ्रमण पे भेजा जाएगा। जिससे क्यों भेजा जाएगा, जिससे वे एक दूसरे की संस्कृति को जान सकें, ठीक है। तो युवा जो संगम है उसकी जो मेन पहल जो है ये है, ठीक है। मेन मोटो जो है ये है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में इंडिया ने क्या करा कि पाकिस्तान को धमकी दे दी कि भाई जो हम इंडस वाटर ट्रेटी है, भारत है ना, सिंधु जल समझौता है ना, सिंधु नदी जल समझौता है, उसको रिवाइज करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों किया भारत ने 69 साल बाद ऐसा, ठीक है, ये डिबेट का विषय बन जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जब पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो उन्होंने एकदम से राग अलापना शुरू किया, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। तो कश्मीर क्यों चाहिए था पाकिस्तान को,
ये मान लो कश्मीर का मैप है ना। अब आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे कि भाई कश्मीर क्यों चाहिए, क्यों चाहते हो कश्मीर, तो आप पाकिस्तानी का जवाब होगा आपको कि भाई वहाँ मुसलमान रहते हैं इसलिए चाहिए। ठीक है, तो मुसलमान तो फिर पूरे इंडिया में रहते हैं, कल को पूरा इंडिया क्लेम करोगे आप, तो ये आर्ग्यूमेंट फेल हो गया। दूसरा, मुसलमान तो फिर 56 देशों में रहते हैं, ठीक है, उन पे भी कब्जा करोगे क्या आप? ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है, और ये आर्ग्यूमेंट वैलिड भी नहीं है, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट को वहाँ की जो मिलिट्री है उसने अपने लोगों में प्रोपेगेट किया, अपने लोगों को बताया कि वहाँ मुसलमान रहते हैं इसलिए हमारा वहाँ पे हक है, लेकिन जबकि जो रियल ट्रुथ है वो कुछ और है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं, है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये सारी नदियाँ कहाँ से होके जाती हैं? कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के रीजन से होके जाती हैं। ठीक है, बेसिकली। और पाकिस्तान को ये डर रहता है कि भाई ये पानी तो बिल्कुल इंडिया के कंट्रोल में है, अगर जम्मू कश्मीर इंडिया के पास चला गया तो पानी तो इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? इंडिया जब चाहेगा हमारा पानी बंद कर देगा। तो इंडिया इस डर को समझ गया, तो उसने एश्योर किया भाई कि आज जाओ एक संधि कर लेते हैं, सिंधु जल समझौता। ठीक है, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका पानी नहीं रोकेंगे कभी। तो सिंधु जल समझौता किया गया, जिसके तहत ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, इन नदियों को 3-3 बांट दिया गया। 3 नदियों का 80% पानी, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी किसे दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। 20% पानी इंडिया को दे दिया गया। ठीक है, नीचे की 3 नदियों का पानी 80% इंडिया का, भारत का, और 20% पाकिस्तान का। ठीक है, तो एश्योर कर दिया कि भाई देखो ये सिंधु जल समझौता हमने कर लिया है, और अब कश्मीर की जिद छोड़ दो, दे दो कश्मीर हमें, है ना, रहने दो कश्मीर हमारा हिस्सा। लेकिन पाकिस्तान को जो डर था, उस डर का इलाज नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने शुरू करे, और कश्मीर की जो समस्या है आज तक उसका जो है परमानेंट समाधान कोई निकल नहीं पाया है। ठीक है, तो जब भारत परेशान हो गया कि भाई ये लोग तो नहीं सुधरने वाले, तो भारत ने कहा सिंधु जल समझौता जो है बदलना चाहते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे समझौते का, है ना? हम कम 20% पानी में गुजारा कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। ठीक है, हम चाह इसलिए कि ताकि तुम जो लड़ाई का जो माहौल है वो ख़त्म करो, टेररिज्म को ख़त्म करो, लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो बेटर है हम ख़त्म कर देते हैं, हम क्यों रखें ऐसे एग्रीमेंट को, ठीक है, जिससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंधु जल समझौता है, 1959 में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान में डिक्टेटर राज आ गया था, डिक्टेटर पाकिस्तान के जो तो मिस्टर अयूब खां, उनके बीच में हुआ था ये समझौता। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने किस समझौते को हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ, ऐसे लिखते हैं, पाकिस्तान के साथ साथ किस समझौते को रद्द या परिवर्तित करने की बात कही है? कौन सा समझौता है ये? ठीक है, तो इस समझौते का नाम है सिंधु जल समझौता। इसको उन्होंने बोला कि हम भाई रद्द कर देंगे सिंधु जल समझौता को। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए एक जगह इनॉग्रेशन करने। ठीक है, और उन्होंने इनॉग्रेशन किया एक अरेबिक एकेडमी का। तो कहाँ पे किया है उस अरेबिक एकेडमी का जो है उद्घाटन? ठीक है, हाल ही में
किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबी अकेडमी का उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया है, क्या नाम है उसका उद्घाटन, जिसका उद्घाटन अभी किया गया है? ठीक है, किस जगह पे? तो ये जगह है भाई मुंबई। ठीक है, मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एक विदेश की कंपनी है जिसने भारत में डिजिटल सुरक्षा अभियान जो है वो लॉन्च किया है। अभी हाल ही में कंपेन लॉन्च किया है, क्या नाम है उस कंट्री का? ठीक है, कंपनी का हाल ही में किस कंपनी ने भारत में डिजिटल सुरक्षा अभियान, डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो उसका नाम है भाई मेटा। मेटा आपने सुना होगा, मेटा फेसबुक है ना, व्हाट्सएप, जिस सब में मेटा लिख के आता है। ठीक है, तो फेसबुक और व्हाट्सएप की जो फादर कंपनी है, मदर कंपनी है, उसी को कहा जाता है मेटा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एरो इंडिया का आयोजन हुआ। ठीक है, तो एरो इंडिया क्या होता है? एरो इंडिया एक लाइक मेले की तरह है। अपने बचपन में आप अपने मम्मी पापा के साथ मेला गए होंगे, अभी भी जाते होंगे। ठीक है, मेले में क्या होता है, बहुत कुछ आता है सामान, टॉयज वगैरह बिकने के लिए, खाने पीने का सामान। ठीक है, तो खिलौनों का मेला होता है। और ये एरो इंडिया की अगर बात करें तो ये फाइटर जेट्स का मेला होता है। फाइटर जेट्स, मिसाइलें, इन सब का मेला होता है। ठीक है, तो हर साल ये इंडिया में हर 2 साल पे आयोजित होता है, हर साल पे। ठीक है, तो अभी हाल ही में एरो इंडिया का आयोजन कहाँ कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर, ठीक है, और कब? ठीक है, एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया भाई इसका आयोजन? ठीक है, इसका आयोजन किया गया बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, और बेंगलोर में कहाँ किया गया था? एक जगह, एक एयरफोर्स स्टेशन है, येला हांका एयरफोर्स स्टेशन, येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? 16 तारीख से 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में, 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो कौन से महापुरुष हैं जिनकी 200वां बर्थडे मनाया गया? ठीक है, हाल ही में
किस भारतीय महापुरुष का 200वां जन्म दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया गया? भारत सरकार द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो ये जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 200वां बर्थडे मनाया गया 12 फरवरी को। और स्वामी दयानंद सरस्वती को आप सभी जानते होंगे, वेदों की और लौटो, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, बहुत सारी सत्यार्थ प्रकाश जैसी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो भारत के जो पुनर्जागरण है उसमें बहुत बड़ा योगदान है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो वह भी बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ भारत सरकार द्वारा इनका 200वां जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इंडिया की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, पहली एसी भी है, डबल डेकर भी है, इलेक्ट्रिक बस है। ये इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे शुरू की गई? ठीक है, हाल ही में किस जगह पर भारत की पहली, ठीक है, हाल ही में किस जगह पर भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये जगह है मुंबई। ठीक है, मुंबई में पहली बार जो एसी है, भारत की पहली एसी डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रैप अप कर देते हैं इसको। तो अभी हाल ही में एक जो आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है UIDAI, उसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला चैटबॉट लॉन्च किया गया है सहायता करने के लिए। ठीक है, आधार कार्ड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, तो क्या नाम है उसके लिए? ठीक है, हाल ही में UIDAI द्वारा, ठीक है, लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है चैटबॉट का? ठीक है, तो इसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, और कोई है? चलिए, तो ये जो है हमारे इतने ही है फरवरी माह में नेशनल अफेयर्स। इनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एग्जाम में नेशनल अफेयर्स से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि देश की बात देश के पेपर में ही की जाएगी, कहीं दूसरे पेपर में नहीं की जाएगी। ठीक है, और कोशिश करी जाएगी एक बार ये जो आपकी सीरीज है वो पूरी हो जाए, उसके बाद आपको कुछ MCQ भी करने के लिए दिए जाएँ PDF फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो आपकी सफलता है वो सुनिश्चित हो सके, और साथ में हमारी जो मेहनत है आपको पढ़ाने की वो भी जो है सफल हो सके। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार रखना है आपको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, है ना, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।